तो देखिए कंसोलिडेशन के अंदर आप सबको मालूम है कि जब भी कोई कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, यानी कि उसके बीच में एक होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आ जाता है, तो वहां पर आपने पढ़ा था कि एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, कुछ स्टेप्स आपने याद रखने हैं। पहला होता है कि आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ होल्ड। परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालने का आपको मेथड आपको याद हो तो हम क्या करते थे, जितने भी शेयर्स आपने हेल्ड करे हैं इन सब्सिडरी कंपनी डिवाइड बाय टोटल शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। यानी कि मैं मान के चल रहा हूं एच लिमिटेड होल्डिंग है और एस लिमिटेड सब्सिडरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप निकालते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 माइनस परसेंटेज ऑफ होल्ड। फिर अगर आपको याद हो तो हम लोग शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस पी एंड एल, ये तीनों चीजें किसकी, एस लिमिटेड की, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एच लिमिटेड, इन चारों चीजों को हम लोग सीबीएस में नहीं दिखाते थे। इनफैक्ट इनको हम लेके जाते थे वर्किंग नोट में, और इन चारों चीजों से आप कुछ क्रक्स कैलकुलेट करते थे। और वो क्रक्स क्या होता था आपको याद होगा, या तो यहां से हमें मिलता था गुडविल, या फिर हमें मिलता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट। याद करो, या तो गुडविल मिलता था या मिलता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। गुडविल को हम एक और नाम देते थे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। और अगर मान लो आपको बेनिफिट हो रहा है तो यहां पर हमें कैपिटल रिजर्व मिलता था। और ये जो फाइनल क्रक्स होते थे ना, ये हमारे जाते थे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा जितनी भी चीजें थी, लाइक मेरे डेटर आपके डेटर दोनों प्लस हो जाते थे, है ना। और मेरा कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, आपका प्लांट एंड मशीनरी वो भी प्लस हो जाता था, मेरे क्रेडिटर आपके क्रेडिटर भी प्लस हो जाते थे। तो इन सब चीजों को बाहर निकाल के क्या रेस्ट ऑफ द चीजों को हम ऐड कर देते थे। सर इसके बाद ना, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। तो जब हम बहुत सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी तो उनमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी, वो मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इंटर कंपनी ओइंग्स। ये आपको देखने को जरूर मिल सकती है। इंटर कंपनी ओइंग्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पैसा देना है, ठीक है। तो मेरे जो क्रेडिटर्स हैं उसमें आपका नाम है और आपके डेटर्स में मेरा नाम है। इसका मतलब हमने आपस में एक दूसरे को कुछ लेन देन करना है। तो जब सीबीएस बनती है ना, तो आपने बस इतना याद रखना है, जितना भी हमारे बीच में आपस में जो भी लेन देन था, क्या वो सीबीएस में कैंसिल हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। और उसके लिए आपने एक जर्नल एंट्री पास करनी है, क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स, खत्म। अब क्रेडिटर्स डेबिट टू डेटर्स विद द कॉमन अमाउंट। विद कॉमन अमाउंट से मेरा क्या मतलब होता है, जितना आपका और मेरा कॉमनली अग्री करेगा, ठीक है ना, वो अमाउंट से आपने सीबीएस के अंदर क्रेडिटर्स भी माइनस कर देने हैं और उतने ही अमाउंट से आपने डेटर भी माइनस कर देने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पहली एडजस्टमेंट है, सिंपल है। और सर ये एंट्री आपने कब करनी है, पूरा सीबीएस ड्रॉ करने के बाद। पहले आप पूरा सीबीएस ड्रॉ कर लीजिए, जब पूरा सीबीएस बन जाएगा तो डेटर में से और क्रेडिटर में से, क्या दोनों में से आपने इंटर कंपनी ओइंग्स करके क्या माइनस करके आउटर कॉलम में लेके जाना है, ठीक है सर। सर अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि मैं अगर ये कहूं कि एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स में लिखा हुआ है कि हमने देना है 10,000, ठीक है, लेकिन एस लिमिटेड के डेटर्स में लिखा हुआ है कि हमने आपसे लेना है 12,000। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बोले कि मैंने तो आपसे 12 लेना है और आपने कितना देना है, 10,000। तो सवाल यहां पर यह है कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक आदमी कह रहा है कि मैंने ज्यादा लेने हैं और एक आदमी कह रहा है मैंने तो कम देने हैं, तो इसकी जो वजह होती है ना बेटा, वो होती है कैश इन ट्रांजिट। क्या होती है, कैश इन ट्रांजिट। तो हम ये मान के चलते हैं कैश या चेक इन ट्रांजिट। तो क्या होता है कि अगर मान लो डेटर और क्रेडिटर में अगर एक आदमी कहता है कि मैंने आपको 10 देने हैं लेकिन दूसरा आदमी कहता है मैंने आपसे 12 लेने हैं, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में सहमति किस अमाउंट पे हो रही है। सर इन दोनों में 10,000 तो कॉमन ही है। तो आपने क्या करना है, क्रेडिटर्स टू डेटर वाली एंट्री पास करेंगे आप विद द कॉमन अमाउंट यानी कि 10,000 से, और जितना भी इसके अंदर अनकॉमन अमाउंट है यानी कि 2,000, उसके लिए आपने क्या करना है, कैश इन ट्रांजिट डेबिट
टू डेटर्स विद 2000। अच्छा, अब इसका नेट इम्पैक्ट क्या दिखेगा आपको? क्रेडिटर और डेटर में से पहले तो आप इंटर कंपनी ओइंग्स के नाम से 10,000 माइनस कर देना, फिर 2000 डेटर में से माइनस करके एक नया हेडिंग खुल जाएगा, कैश या चेक इन ट्रांजिट। क्या सबको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। सर इंटर कंपनी गोइंग्स में अगर अमाउंट दोनों में सेम है, मतलब मैं कह रहा हूं 10 देना, आप भी कह रहे हो 10 लेना है, फिर तो आसान है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 10 लेना और आप कह रहे हो 10 नहीं मैंने तो 12 लेना है, तो बेटा जितना कॉमन है पहले वो कैंसिल हो जाएगा, और जो अनकॉमन अमाउंट है क्या वो कैश इन ट्रांजिट या चेक इन ट्रांजिट के नाम से आपको दिखना शुरू हो जाएगा इन योर सीबीएस। वेरी गुड सर। तीसरी एडजस्टमेंट आ जाती है अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स ऑन स्टॉक। अब ये क्या पढ़ा था आपने, आपको याद करा देता हूं सर। इसमें ना आपने ये पढ़ा था, मान लो कि एच लिमिटेड ने मान लो माल दिया है एस लिमिटेड को, ठीक है जी, मान लो गुड्स। अच्छा, पेपर में लैंग्वेज क्या लिखी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लिखा होगा, स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड includes goods costing 10,000 purchased from H Limited। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे स्टॉक में कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो आपने किससे परचेज करा था? H लिमिटेड से परचेज करा था, जो अभी भी क्या है? अनसोल्ड है, जो अभी भी क्या है? अनसोल्ड है। और फिर आगे लिखा होगा ऑन विच लेटर कंपनी ने, लेटर क्यों, लेटर नहीं बोलना, लेटर नहीं बोलना, एच लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया था 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब बताओ इसका क्या ट्रीटमेंट आएगा? देखो हमेशा याद रखना, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को माल बेचा लेकिन वो माल आगे नहीं बिका, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। तो पहले तो इसकी जर्नल एंट्री याद रखो कि जब भी ये वाला पॉइंट आएगा तो आपने एंट्री करनी है P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, है ना। अब सिर्फ इसके अंदर लफड़ा होता है अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, जितना ये अनसोल्ड है ना उस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट। बच्चा कहता है सर देखो 20% ऑन इनवॉइस, यानी कि आपने 20% इनवॉइस पर आपने प्रॉफिट कमाया था, ठीक है, और ये 10,000 दिया हुआ है कॉस्ट। लेकिन नहीं, मैंने एक चीज बताई हुई है, याद करो, एस लिमिटेड जिसे कॉस्ट बोलता है, क्या वो एच लिमिटेड के लिए इनवॉइस ही है? यस। याद रखना, जितने का आई विल सेल, क्या बायर के लिए वो कॉस्ट होता है? यस। तो कहने को ये 10,000 कॉस्ट है फॉर एस लिमिटेड, लेकिन याद रखना बायर की कॉस्ट सेलर का इनवॉइस प्राइस होता है, ये ध्यान रखना। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये कॉस्टिंग 10,000 नहीं है, ये इनवॉइस ही है, और इसी पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 20%। तो बेटा जी 10,000 का 20% निकाल लो, क्या 2,000 रुपए क्या अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक आ जाएगा? तो ये आपने एक जर्नल एंट्री पास करनी है, खत्म। समझ आ गया नहीं? सर एक बात बताना, सर अगर बाई चांस ऐसा लिखा होता, बाई चांस कि सर यहां पे 20% ऑन इनवॉइस ना लिखकर क्या लिखा होता? 20% ऑन कॉस्ट, तो सर क्या करते ना? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। देखो एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ आपको परेशानी हो सकती है अमाउंट में। तो एक ना रिलेशनशिप आपको याद रखना है कि अगर 1/5 ऑफ द इनवॉइस है तो ये 1/4 ऑफ द कॉस्ट होता है। याद रखना, बड़े बेस, बड़ी वैल्यू के नीचे बड़ा बेस होता है। इनवॉइस बड़ा होता है तो उसके नीचे बेस भी बड़ा होता है। बच्चा कहता है सर हमेशा 1 माइनस करना है? नो, न्यूमरेटर को माइनस करना है डिनोमिनेटर से। अब न्यूमरेटर क्या था? 1, तो इसलिए 1 माइनस हुआ। अगर ये 2/5 होता तो 2/3 हो जाता, ठीक है सर। तो सर 1/4 ऑफ कॉस्ट करेंगे ना। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? तो अगर ऐसा लिखा होता है, दोबारा सुन लीजिए, अब जैसे इस क्वेश्चन में मान लो ये लिखा हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट। अब आप मुझे बताओ, ये कहने को कॉस्ट है एस के लिए, लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूं, आपको होल्डिंग के एंगल से, यानी कि आपको सेलर के एंगल से सोचना है कि ये क्या है। तो हमेशा याद रखना, सेलर के एंगल से क्या ये इनवॉइस है? यस। तो बेटा जी अगर सेलर ने 20% कमाया था कॉस्ट पे, तो क्या उसने इनवॉइस पे 1/6 कमाया होगा? बिल्कुल। तो आपने क्या करना है? 10,000 का 1/6 करना है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। सर एंट्री तो आपको सबको समझ आ गई ना?
सिर्फ अमाउंट पे फोकस करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बायर की कॉस्ट सेलर का इनवॉइस होता है। आपको हमेशा सेलर के एंगल से प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना, कि सेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया था। तो सेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया था वो आपको यहां से पता चल गया। 20% कमाया था कॉस्ट पे, तो 1/5 कॉस्ट पे। लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, ये कॉस्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ये बायर के लिए कॉस्ट है। लेकिन अगर आप होल्डिंग के एंगल से देखोगे तो ये इनवॉइस प्राइस है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि होल्डिंग के लिए जो 10,000 अनसोल्ड है वो इनवॉइस प्राइस है और रिलेशनशिप दिया हुआ है कॉस्ट के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट वाले रिलेशनशिप को पहले इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यस, ठीक है जी। तो ये एडजस्टमेंट होगी हमारी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसके बाद लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिविडेंड। ठीक है जी, डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड बाय सब्सिडरी, सब्सिडरी ने मान लो कोई डिविडेंड दिया है, इसके दो तरह के पार्ट हो सकते हैं। पहला, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, इफेक्ट नॉट टेकन। और ये मान के चल रहा हूं आउट ऑफ प्री एक्विजिशन दिया है। आपको याद होगा हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो भी सब्सिडरी से P&L दिया होता है, उस P&L को हम लोग डिवाइड करते हैं प्री एंड पोस्ट में। प्री वाला जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, पोस्ट वाला जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। सबको याद है ये? तो जब आप प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देते हो प्रॉफिट्स को, तो उसके बाद हम लोग ये सारी एडजस्टमेंट्स करते थे। अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, क्या हुआ। एस लिमिटेड ने मान लो एक डिविडेंड दिया है। एस लिमिटेड ने क्या दिया है? डिविडेंड। ठीक है, और वो डिविडेंड कहां से दिया है? प्री एक्विजिशन से। और इसका इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है या फिर इफेक्ट नॉट टेकन। देखिए, इफेक्ट नॉट टेकन सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करना है आपने, P&L ऑफ एस लिमिटेड उठाओ, ठीक है, और उसको पहले डिवाइड कर दो प्री और पोस्ट में। फिर डिविडेंड कहां से दिया है हमने? आउट ऑफ प्री। तो ये यहां से आप क्या कर दो? माइनस, यहां से माइनस कर दो। मेरी बात समझ रहे ना? और ये जो डिविडेंड होगा ना, इसको जैसे मान लो होल्डिंग का शेयर है 80%, माइनॉरिटी का शेयर है 20% और डिविडेंड है 1 लाख। तो आपने क्या करना है, 1 लाख का 80% यानी कि 80,000 ये माइनॉरिटी में ऐड हो जाएगा और 20,000 किसको दे देना? होल्डिंग को दे देना। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 99.99% आपको ये वाला केस नहीं आएगा, आपको ये वाला केस आएगा। ठीक है ना, जिसमें क्या लिखा होगा कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा था जिसका इफेक्ट सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी ले चुकी है। तो फिर ऐसे में आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी P&L आपको एस लिमिटेड का दिखता है, याद करो ये जो P&L होता है वो आफ्टर डिविडेंड होता है, क्योंकि कंपनी इफेक्ट ले चुकी है। मतलब क्या P&L ऑलरेडी आफ्टर डिविडेंड वाला है। तो हम क्या करते थे, टेम्परेरीली डिविडेंड को एड बैक करते थे, याद करो। फिर हमारे पास जो भी निकल कर आता था इसको अपन डिवाइड करते थे प्री पोस्ट में, और फिर डिविडेंड को वापस क्या करते थे? माइनस। याद आ रहा है? तो आप, अच्छा, अगर डिविडेंड पोस्ट से होगा तो पोस्ट में से माइनस कर देना, और अगर प्री में से होगा तो प्री में से माइनस। तो आमतौर पे आपको जब भी डिविडेंड का क्वेश्चन आएगा बाय एस लिमिटेड, उसमें क्या लिखा होगा? सब्सिडरी कंपनी हैज ऑलरेडी टेकन इफेक्ट ऑफ इट। तो आपको इसका क्या करना है सर, सब्सिडरी कंपनी के P&L में पहले सारा एड बैक, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसको प्री पोस्ट, और फिर उसमें से दोबारा माइनस। माइनस कहां से होगा? अगर ये आउट ऑफ प्री है तो प्री में से माइनस, अगर आउट ऑफ पोस्ट है तो पोस्ट में से माइनस। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपको याद होगा एक रेक्टिफिकेशन एंट्री भी थी। इसमें आपको ना लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी कि डिविडेंड पे किया गया है बाय दी सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ प्री, जो कि गलती से, ऐसे लिखा होगा, wrongly credited by H लिमिटेड इन इट्स P&L अकाउंट। मतलब सोचो जरा, अगर कोई डिविडेंड आउट ऑफ प्री दिया गया था, वो कैपिटल नेचर था, और आपने गलती से उसको अपने कहां पे दिखा दिया? P&L में। तो आपको याद होगा एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होती थी, जो कि कौन पास करता था? H लिमिटेड। किसी को याद है रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती थी? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, पूरे से ना ना ना, जो भी डिविडेंड इनटू होल्डिंग का शेयर होगा। ठीक है जी, इतने अमाउंट, मान लो होल्डिंग का शेयर है 80% और डिविडेंड था 1 लाख, तो 1 लाख का 80%,
क्या इतने से ये एंट्री आपने पास करनी है? क्या सबको याद आ गया? ये क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, और अच्छा अगर ये लिखा हो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन बट करेक्टली क्रेडिटेड बाय एच लिमिटेड, तो आपने ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास नहीं करनी, सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये वाला इफेक्ट लेना है, यानी कि एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। क्या सबको क्लियर है? बच्चा कहता है सर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री तो चलो मैं पास कर लूंगा, इसका इंपैक्ट कहां से दिखाऊंगा? देखो सीबीएस में पी एंड एल में से माइनस हो जाएगा ये, और जो आप वर्किंग नोट में इन्वेस्टमेंट लेते हो ना, इन्वेस्टमेंट जैसे मान लो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 2 लाख लगाए हुए थे, तो उस इन्वेस्टमेंट में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिविडेंड आउट ऑफ प्री यानी कि कैपिटल नेचर है, इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट में से माइनस होना चाहिए, ना कि पी एंड एल में जाना चाहिए। क्योंकि आपसे गलती हुई है कि आप पी एंड एल में लेकर गए, तो आप पी एंड एल से माइनस करो और वहां से इन्वेस्टमेंट में से माइनस करो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, dividend by S Limited out of pre-acquisition wrongly credited by H Limited in its P&L account। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 काम करने पड़ेंगे, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री और एक आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। माइनस कहां से करेंगे? आउट ऑफ प्री है तो प्री में से माइनस करेंगे, आउट ऑफ पोस्ट है तो पोस्ट में से माइनस करेंगे। डन? ठीक है सर, एक बात बताना सर, अगर ये आउट ऑफ पोस्ट होता तो क्या ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट होता तो वो रेवेन्यू नेचर हो जाता, और रेवेन्यू नेचर हमेशा कहां जाना चाहिए? पी एंड एल में। और अगर इसने पी एंड एल में लेकर गया है तो ये एंट्री करेक्ट ही है, तो फिर आपको रेक्टिफिकेशन करनी नहीं। ठीक है सर, इसके बाद आ जाती है 5वीं एडजस्टमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोनस। बोनस, ठीक है जी, बोनस। बोनस इशू बाय एस लिमिटेड। सर याद करेंगे बोनस बाय एस लिमिटेड में आपने क्या पढ़ा था कि बोनस का अगेन इसमें भी 2 बातें हैं, इफेक्ट टेकन, इफेक्ट नॉट टेकन। इसमें ये दोनों केस आ सकते हैं, इफेक्ट टेकन एंड इफेक्ट नॉट टेकन, ये दोनों आ सकते हैं बेटा। देखो अगर तो इफेक्ट नॉट टेकन तो फिर तो बहुत आसान होता है, आप पी एंड एल या जनरल रिजर्व देख लेना कहां से दे रहा है वो। मान लो हमारा 20 लाख था और इसमें से प्री था 15 और ये था 5, ठीक है ना। और बोनस अगर आप दे रहे हो तो आप एक जर्नल एंट्री पास कर दो, और वो क्या होगी? बोनस डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, और उसके बाद जनरल रिजर्व से बोनस को करेंगे राइट ऑफ, तो ये कट जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व में से माइनस करो और शेयर कैपिटल में ऐड करो। तो आपने क्या करना है, अगर ये आउट ऑफ प्री है तो प्री में से माइनस करते ना, मान लो बोनस 5 लाख का है तो प्री में से कितना माइनस होगा? 5 लाख, और जो एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल है ना उसमें 5 लाख प्लस हो जाएगा। तो होगा क्या? शेयर कैपिटल 5 लाख से बढ़ जाएगी, और वो बढ़ी हुई शेयर कैपिटल क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किसमें? माइनॉरिटी और होल्डिंग के अंदर। खत्म। तो सर ये वाला बहुत आसान होता है, अगर इफेक्ट नॉट टेकन, सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है एंड उसका इफेक्ट लेना होता है, शेयर कैपिटल बढ़ा दो और रिजर्व को उतने से माइनस कर दो, खत्म। ठीक है सर। सर अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो यहां पे थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो यहां पर आपको एक काम करना पड़ता है। क्या सर? यहां पर ना जो भी पी एंड एल या जनरल रिजर्व जो भी दिया होगा, मान लो यहाँ पे 2 लाख है तो इसमें पहले आपको एड बैक करना होता है, ठीक है, फिर उसको प्री पोस्ट करना होता है, फिर उसको वापस माइनस करना होता है। अच्छा सर ये तो डिविडेंड में भी था, अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन तो क्या पहले प्लस करके प्री पोस्ट करो फिर माइनस करो? हाँ ये तो करना ही है, एडजस्टमेंट्स होती है ये। इसके अलावा ना इसमें एक पंगा होता है, याद करो क्या सर, अगर इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है तो आपको याद होगा परसेंटेज ऑफ होल्ड बड़ा ध्यान से निकालना होता है, आपको याद है? क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो बैलेंस शीट दी होगी ना, वो उसमें जो शेयर कैपिटल दी होगी, क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी टेकन है, तो वो जो शेयर कैपिटल होगी ना वो ओरिजिनल नहीं होगी, वो आफ्टर बोनस होगी। क्या मतलब सर? देखो मेरी बात समझना, जैसे मान लो ये एच लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है, 2 मिनट देना मेरे को, बस 2 मिनट। मान लो यहां पर है 1 लाख की कैपिटल और यहाँ पे है 5 लाख की कैपिटल, तो देखने में क्या लग रहा है सर? देखने में तो यही लग रहा है कि इसके 1 लाख कैपिटल है, 10 रुपए ईच, तो 10,000 शेयर है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 8,000 शेयर्स में, है ना, मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 8,000 शेयर्स में, जो कि मैंने 1,10,000 में खरीदे हैं। अब 2 मिनट जरा सोच के बताना मैं क्या बोल रहा हूं, सुन लो पहले आराम से, सुन लो सुन लो सुन लो। अभी तक तो आप ये करते थे 8,000 शेयर डिवाइड बाय 10,000 शेयर,
तो मेरा स्टेक कितना आ गया 80%, यही करते थे ना। लेकिन अब इसमें मैंने आपको क्या याद कराया हुआ है, याद करो, क्योंकि इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर आपको दिख रहे हैं ये ओरिजिनल नहीं है बेटा, आफ्टर बोनस है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मेरे बच्चे, आपके पास यहां पर एक चॉइस होती थी, याद करो क्या, कि या तो आप इन्वेस्टमेंट वाले शेयर भी चेक करो आफ्टर बोनस कितने होंगे, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालो। कैसे? मान लो ऐसे आ रहा है 1:4, बोनस इशू है 1:4, यानी कि फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड आपको कितने बोनस मिले? 1। तो बेटा जी 4 पे अगर 1 मिले तो 8,000 शेयर पे आपको कितने मिले होंगे? 2,000। तो आपका टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया। आपका टोटल कितना बन गया? 10,000। याद करो मैंने क्या बोला, आपका टोटल कितना हो गया? 10,000 हो गया। हाँ सर बात तो सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस छोटी सी बात याद रखो कि यहां पर जब आप परसेंटेज ऑफ होल्ड निकालोगे ना, तो यहां पर 10,000 अपॉन 10,000 यानी कि आपका 100% स्टेक आ जाएगा, यानी कि 100% सब्सिडरी कंपनी बन जाओगे आप। क्योंकि देखो ना, ये वाले ओरिजिनल थे और ये वाले, देखो ये आफ्टर बोनस था, ये ओरिजिनल था, तो इसको भी बोनस ऐड करके मैंने आफ्टर बोनस बना दिया। अब ये भी आफ्टर बोनस हो गया, ये भी आफ्टर बोनस हो गया, तो क्या यहां पे परसेंटेज ऑफ होल्ड निकाला जा सकता है? आंसर इज यस। समझ आया? यस। तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बोनस आपको ऑलरेडी दिया गया है, कहां से, जल्दी बताओ, इफेक्ट ऑलरेडी टेकन, तो आपको 2 काम करने होंगे, परसेंटेज ऑफ होल्ड ढंग से निकालना होगा और आपको ये प्लस माइनस भी ठीक से करना होगा। क्या यहां तक क्लियर? बोल दो ना यार। ठीक है सर, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, अगर आपको याद हो तो, रीवैल्यूएशन। बस ये एक वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान से समझनी है। सर रीवैल्यूएशन के अंदर ना आपको बस 2-3 बातें याद रखनी है मेरी, कि जब भी रीवैल्यूएशन पे पॉइंट पूछा जाएगा, हाँ जी, जब भी मेरे से पॉइंट किस पे पूछा जाएगा? रीवैल्यूएशन पे। तो बस याद रखना, जैसे ही मैं आया, आपकी कंपनी को मैंने एक्वायर करा, क्या उसी समय रीवैल्यूएशन मैंडेटरी होता है? यस। तो रीवैल्यूएशन में ना आपको 2 बातें करनी होती हैं। मैं आपको याद कराता हूं क्या 2 बातें होती हैं। सर आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि रीवैल्यूएशन की वजह से, जैसे मान लो ये P&L है 2 लाख, है ना, इसमें से 1 लाख प्री था और 1 लाख पोस्ट था, ठीक है। अगर रीवैल्यूएशन अपसाइड है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा प्री में ऐड हो जाएगा, और उस बढ़े हुए प्रॉफिट पर क्या पोस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। अगर रीवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो बेटा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी। ये 2 बातें याद रखनी है बेटा। प्रॉफिट है तो प्लस उसका डेप माइनस, लॉस है तो माइनस उसका डेप प्लस। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, याद रखोगे ये। बच्चा कहता है सर एक बात तो बताओ, मैंने कहा बोलो ना। सर ये डेप कैसे निकलेगा? सर उसके लिए ना आपको इनडायरेक्टली ना, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा या फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे आप रेट निकाल पाओगे। एग्जाम्पल देता हूं, मान लो ये बैलेंस शीट दी हुई है, यहां लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 90,000, और यहां पे क्या लिखा होगा? ऑन 1 अप्रैल लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो 1 लाख थी, एंड इसको रीवैल्यू किया गया था 1,20,000 पे। अब देखो यहां से पूरा समझ आएगा आपको। वो कह रहा है कि 31 मार्च 2023 हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी 90,000 की। 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल 2022, यानी कि बिगिनिंग में ये कितनी थी? 1 लाख। तो अब आप मुझे बता दो, शुरू में जो चीज 1 लाख थी और आज 90,000 है, तो जो जो डिफरेंस है, क्या ये 10,000 रुपए क्या एक तरह से डेप्रिसिएशन आ गया? तो क्या रेट ऑफ डेप नहीं निकल आएगा? रेट ऑफ डेप का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बताएगा? डेप्रिसिएशन है 10,000 ऑन 1 लाख इंटू 100, कैन आई से इट इज 10%? यस सर। सो डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा 10%। सारे बोलो डेप्रिसिएशन का रेट कितना आ जाएगा? 10%। बस अब आपने क्या करना है, 1 लाख वाला रीवैल्यू कितने में हुआ? 1,20, तो कितने से बढ़ गया? 20,000 से। कितने से बढ़ गया? सारे बोलो 20,000 से। तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? देखो आपने प्री में 20,000 ऐड करना है और इस बढ़े हुए पे 10% 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस, खत्म। खत्म भाई खत्म। क्या सबको क्लियर है या नहीं? और अगर वो ये बोल देता कि भैया ये 1 लाख वाला लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हो रहा है 80 में,
तो ये तो कम हो गया, तो यहां से रीवैल्यूएशन लॉस बुक कर लेना और उसका डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर देना, खत्म। डन 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 डन। तो ये रीवैल्यूएशन का इफेक्ट, बोनस का इफेक्ट, डिविडेंड का इफेक्ट, इंटर कंपनी ओइंग्स, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये 5-6 एडजस्टमेंट अच्छे से कर देना, आपको कोई मतलब ही नहीं है कोई दिक्कत आएगी इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर क्वेश्चन बड़े वाले आएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्मेट पे आपको फोकस करना है। फॉर्मेट के लिए एक बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, सुन लो क्या। फॉर्मेट पे लिए आपने कुछ नहीं करना, आपको हमेशा ना बुक में जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरह से आएगा। देखो, आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन जब दिया जाएगा ना, मैं लेट मी शो यू, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देख रहे हो आप, बैलेंस शीट पूरी दी हुई है, तो आपने एज इट इज इसको कॉपी कर देना। बस 3 आइटमें इसके अंदर एक्स्ट्रा आएंगी, कौन कौन सी बताओ? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व या गुडविल। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे आप, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा, ठीक है ना। पी एंड एल एज इट इज आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रेडिटर प्लस होके दिखाएंगे, बीपी प्लस होके दिखाएंगे। गुडविल, आपको याद होगा गुडविल का भी एक एडजस्टमेंट मैंने बताया था कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है किसमें, सब्सिडरी में, तो आप ऐड कर देना। लेकिन गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक ही बैलेंस शीट में एक साथ नहीं दिखते। अगर आपको कैपिटल रिजर्व भी आ रहा है और गुडविल भी आ रहा है तो याद रखना गुडविल को कैपिटल रिजर्व में से माइनस कर देना, नेट अमाउंट शो करना होता है। ठीक है सर, ठीक है जी। चलिए, तो इसको आप प्लीज फटाफट से कंप्लीट करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में डालने वाला हूं, दैट इज फॉरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलो, थैंक यू वेरी मच।